नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं कंकड़बाग के आरएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अभी जो कोचिंग को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है सरकारी आदेश के बाद, जिसको हम लोग बराबर दिखाते आए हैं कोचिंग संचालकों की क्या समस्या है क्या नहीं है, आज उसी कड़ी में सासाराम में जो घटना घटी है वो क्या है। क्या सरकार चाह रही है कि कोचिंग संचालकों को एकदम से रोड पर लाया जाए? क्या एजुकेशन को सरकार प्रथम श्रेणी में नहीं मान के चल रही है? हम मान रहे हैं कि ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को बचाने के लिए कोरोना का रोकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या शिक्षण संस्थानों को बंद कर देने से कोरोना रुक सकता है? अगर ज़िंदगी बिना शिक्षा के चलती है तो वो ज़िंदगी कैसी रहेगी? इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं और मुरारी सर हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या बंदी को लेकर क्या दिक्कत इन लोगों के सामने आ रही है और कैसे पिछले साल से अभी तक इन लोगों का जीवन चल रहा है। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले हम तो ये बताना चाहेंगे कि पिछले एक साल से जो हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं तो हम लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हमारी स्थिति नहीं, पूरे टीचर समुदाय की स्थिति काफ़ी दिक्कत में है। और फिर एक बार लॉकडाउन हम लोगों को थोपा गया है, तो लॉकडाउन से मुझे परहेज़ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन लगाया है तो इसका निवारण भी बताएं। दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हम लोगों के पास आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सरकार ये मानती है कि कोरोना जो पाया जाता है सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में, ये सरकार मानती है। जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं कि अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, लाखों की भीड़ है। हमारे सारे नेतागण, अनुभवी शिक्षित नेतागण जिसको मानते हैं, शिक्षित हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शिक्षित नेतागण हैं। उन्होंने भी पढ़ा होगा, टीचर से ही पढ़ा होगा। वो सारे नेतागण अभी लाखों की भीड़ में अपनी चुनावी रैली कर रहे हैं। पटना में ही आप देख सकते हैं कि हर जगह आप सब्जी मंडी देखिए, मॉल में जाके देखिए, बस में जाके देखिए, रोड पे इवन आप निकल के देखिए क्या स्थिति है। आप ये भी अलाउ किए हैं कि 250 लोग शादी विवाह में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग 50-60 बच्चे का जो बैच चला के पढ़ाते हैं, अपनी रोजी रोटी पैसे के लिए जो रोजी रोटी अपनाए हुए हैं उसको आपने बंद करा रखा है। तो एक साल से तो पैसे थे नहीं, किसी तरह हम लोगों ने गुजारा किया है। मान लेते हैं कि हम भूखे रह जाएं। हमारे साथ सर 4 स्टाफ्स हैं जो गरीब हैं, उनका भी परिवार है, उसको हम पैसा कहाँ से दें? वो भूखे मर जाएंगे। मकान मालिक से मान लेते कि हम गौर पर करके 1 साल के बाद ही आपको पेमेंट देंगे, रेंट देंगे, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो छोटे बच्चे का जो पेट भरना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कौन देगा? हम भूखे रह सकते हैं, हम शिक्षक 1 साल भूखे रह लिए और रह लेंगे, लेकिन हमारे अपने बच्चे को भूखे कैसे रहने दें? हम उस अपने छोटे गरीब स्टाफ्स के बच्चे को भूखे कैसे रहने दें? आप कहते हैं कि कोचिंग बंद कर दो, आप कहते हैं कि लेकिन बिजली बिल दो। बिजली बिल वाले कहाँ मान रहे हैं सर? हमको बिजली बिल पे करना वाला है। देखिए हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके फ़ी का मैसेज आया हुआ है, 18,000 रुपया हमको पेमेंट करना है। आप बताइए, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है, हम कहाँ से पेमेंट करें? क्या ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है? हमारा रिक्वायरमेंट है, डेट के साथ मुझे मैसेज आया कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑन दिस डेट। तो बताइए, बच्चे को हम भूखे तो मरने देंगे नहीं सर। हम कुछ तो करेंगे। हमारे माननीय, आदरणीय, सम्माननीय, शिक्षित प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर देश का निर्माण करो। क्या बिना शिक्षा के आप देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये हमारे गायत्री माता का मेरे श्री राम शर्मा जी पूज्य आदरणीय, जिनको हम अपना जीवन का आराध्य मानते हैं, उन्होंने कहा हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अरे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे आदरणीय सम्माननीय, अरे आप तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप जनता के बीच जाते हैं लाखों के भीड़ में और कहते हैं कि शिक्षा देने वाले तुम भूखे मरो, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम उस चीज़ को आधार मान करके मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से रैली करते हैं, आप जिस तरह से 250 लोगों को आपने कह रखा है कि बारात में जाओ, तो हम 50 बच्चे को तो पढ़ाने दीजिए।
क्योंकि हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे, हमारे स्टाफ्स के, गरीब स्टाफ्स के बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे। कहाँ से पैसा लाएं? आप अपनी आर्थिक स्थिति देखिए, आपके पास एसी है, आप एरोप्लेन से चलते हैं, हम जमीन पे चलने वाले नागरिक हैं। हम एक शिक्षित व्यक्ति हैं लेकिन हम जमीन पे चलते हैं। पिछले बार देखिए आप कितने टीचर्स आत्महत्या कर लिए। शर्म आनी चाहिए कि जिस शिक्षा के बदौलत ये देश खड़ा हुआ, वो देश के वो शिक्षित, वो टीचर्स जो चाणक्य की धरती रही है, वो टीचर्स मर रहे हैं। और जिस देश का शिक्षा बर्बाद हो जाए वो देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कर जोड़ के ये निवेदन करता हूं, एक बार टीचर बन के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है शिक्षक और शिक्षक की स्थिति अभी क्या है। ये आप प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, गवर्नर साहब, आप इस चीज को देखिए, क्या मजबूरी है मेरी। एक बात जो गौर करने वाली है, जो आपने देखा होगा, शुरू से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से इसको दिखा भी रहे हैं कि बंदी से अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो कोचिंग संचालकों को है। क्योंकि पटना का एक आध स्कूल अगर छोड़ दिया जाए तो सभी स्कूल पूरे बंदी के दरमियान 1 महीना का भी फी माफ़ नहीं किए। लेकिन कोचिंग संचालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ना तो वो फी ले पा रहे हैं और वो किराया और बिजली बिल क्या करें। इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आज जो घटना हुई है सासाराम में, सर, मैं सासाराम की घटना की भी चर्चा नहीं करूंगा। आप कम से कम हमको भोजन खाने के लिए जो मेहनत करके मैं कमाता हूं, बच्चे का पेट भरता हूं, वो तो करने दीजिएगा। आप मारिए जो हुआ घटना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको भोजन दीजिए। मुझे भूखे मार दीजिए लेकिन हमारे बच्चे को तो भोजन दीजिएगा, उसकी तो व्यवस्था करने दीजिए। नहीं, सासाराम की घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्या वह स्वतः आंदोलन था छात्रों का जो रोड पर आ गए हैं सरकार की नीतियों के विरुद्ध, या वो कोई प्रायोजित था? सर, चाणक्य ने भी वो राजनेता बना दिया, तो बिना शिक्षक का शिक्षा होगा कैसे? और जो बच्चे आज नीट निकालने वाले थे, आईआईटी निकालने वाले थे, कल के डेट में देश के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे, जज बनेंगे, वो जो सारे पढ़ लिख करके आगे जिनका कुछ उद्देश्य था जीवन का, उनके माँ बाप जो किसानी करके, फल बेच करके, आप देखते होंगे पेपर में, फल बेचने वाले का बच्चा आईएएस बन गया। कैसे बनेगा? उसको कौन बनाया? उसको शिक्षक बनाया है। और वो बच्चा का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है सर। वो पेरेंट्स, वो माता पिता जो अपने मेहनत से पसीना बहा के 10 रुपये कमाता था, बेटा को दिल्ली में रखा है, पटना में रखा है, उसका बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। वो देख रहा है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, क्या करें। वो बच्चा उग्र है और कोई दूसरा उग्र नहीं हुआ, करवाया नहीं गया है। उग्र वो खुद हुआ है। वो अपने पेरेंट्स की स्थिति को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए वो इसलिए उग्र है। ये जनवरी से जब इससे कोचिंग संस्थान खुले हैं, क्या आप लोग कोरोना का जो मापदंड है उसको पूरा कर रहे हैं? कोरोना का मापदंड सर क्या पूरा करेंगे? बच्चे रहेंगे तब ना मापदंड पूरा करें। आप सर ये बताइए कि 4 जनवरी को आपने कहा कि कोचिंग खोलो, 4 जनवरी फरवरी में बोर्ड का एग्जाम था, प्रैक्टिकल हो रहा था, कौन बच्चा आएगा सर? आज होली के बाद आज 10th का बिहार बोर्ड का रिजल्ट इशू हुआ है सर आज, और 10th का रिजल्ट निकला है, कोचिंग में लॉकडाउन लगा हुआ है। बच्चे आएंगे कहाँ से सर? ये बात बताइए हमको। तो बच्चे जब आएंगे नहीं तो हम क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? फिर भी सर मेरे फेसबुक पे देखिए, मैंने सारी सैनिटाइजर की व्यवस्था, मैंने मास्क की व्यवस्था अपने लिए करके रखा है। सारे बच्चों के लिए भी अगर कोई नहीं लाएगा तब भी हम उसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये सारी व्यवस्था मैंने करके रखी है। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं सर, हम तो तुलसी का जल भी व्यवस्था करके रहे। आएगा तो 10 बूंद तुलसी का जल पिलाएंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। एक और सर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर अपना परिचय दिया जाए। जी, मैं चंद्रशेखर आज़ाद, मैं यहीं आरएससी में इंग्लिश का शिक्षक हूँ। मेरा मानना है कोरोना में जो लॉकडाउन लगाया जाता है बच्चों के लिए, ठीक है, सरकार की नीतियों के तहत ये बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए उचित है। पर जिस तरह से अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जो प्रोटोकॉल के तहत जो बंदिश लगाई गई है कि इसके तहत आप खोलेंगे, ऐसे आप चलेंगे, इसी तरह का किसी भी तरह का जो प्रोटोकॉल कोचिंग वाले या स्कूल वाले या जो भी शिक्षक संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनके लिए ऐसा लागू क्यों नहीं सरकार करती है? सीधा बंद कर दीजिए। क्या ये आदेश उचित है महोदय के द्वारा? अगर इस तरह का आप बंदिश लगा रहे हैं, अगर आपको बच्चे के भविष्य और बच्चों के जीवन से बहुत प्यार है, तो कम से कम जो उनको शिक्षा देने वाले हैं, जो उनको सही जिंदगी बनाने वाले हैं, शिक्षित करके उनका परवाह भी करना आपका ही धर्म है। ठीक है,
आप एक तरीका अपनाते, जूनियर बच्चे को बंद करते, या एक नियम बना देते कि क्लास में इतने बच्चे ही बैठेंगे, इस तरह से आप चला सकते हैं, इसी तरह से ऐसे चलाइए, ऐसे इसको पढ़ाइए, कुछ ऐसा नियम बनाकर करते एकदम सीधा। शिक्षा शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं सर, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहला रोक इस पर लगता है और सबसे बाद में खुलता यही है। पिछले साल भी यही हुआ था, सबसे पहले रोक विद्यालय कोचिंग पर लगा, सबसे बाद में खुला 4 जनवरी को, सब कुछ खुल गया दुनिया का। शादी में 250 लोग जाएंगे तो उनसे कोई कोरोना नहीं होगा। मुंगेर की घटना हुई और अन्य जगह जितने चुनावी दंगल हो रहे हैं उन सब में कोरोना नहीं हो रहा। अगर हम 25 बच्चे को दूरी बनाकर सैनिटाइजर और मास्क की सुविधा व्यवस्था कराकर अगर पढ़ाते हैं तो हम गुनहगार हैं, हम समाज के सबसे खराब आदमी हैं। पूरा डीएसपी और एसपी और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं कोचिंग में ढूंढ ढूंढ कर खोज रहे हैं कहाँ खोले हुए हैं। सबसे पहले उसको पकड़ो और पकड़ करके वहां ताला मारो और जितना ही उठा सके मिल सके। तो ये कोचिंग वालों से कमाने का एक अलग तरीके का जरिया है। अंत में तो सर जानते हैं, विभुक्षितम किम न करोति पापम, जब भूख लगती है तो आदमी कौन सा पाप नहीं करता है। तो कल को अगर शिक्षक मजबूर हो जाए और रोड पर आकर के सरकार के खिलाफ कुछ करे तो समाज के लोग फिर कहेंगे कि ये शिक्षक जो मर्यादा में रहना चाहिए अमर्यादित हो गए हैं। तो उसके लिए मजबूर कौन कर रहा है? न तो हमारे बिहार के राजनीतिक विभाग के कोई लोग सोच रहे हैं, न प्रशासनिक विभाग के लोग कोई सोच रहे हैं, और न ही समाज का कोई और तबका हम शिक्षकों के बारे में विचार कर रहा है, जो बहुत दुखद है और निंदनीय है। तो आपने देखा, ये थी टीचरों की व्यथा। हम बराबर इस मुद्दे को लेकर आपके साथ बने हुए हैं। खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग बिहार।